Okay, now and or question number 11 का B. It is an or on heating. Gives sulfur dioxide gas. Metal and non-metal निकालिए. Okay. सर पहले का तो आपने बता दिया था आर्सेनिक 8 से तो हमने इसमें दो चीज बताई थी. दैट इज 11 का ए बता दिया था हमने. Yes. कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है एंड राइट स्टेप्स टू. सर, उसको एक बार A भी लिखवा ए लिख लो. तो ए में हमने दिखाया है कि और अगर उसको हमने क्या किया है, ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट. डाइल्यूट तो दैट इज CO2 देगा. ब्रिस्क एफर्वेसेंस सर लिखवा दिया था आपने. और कुछ ना कुछ और सॉल्ट भी देगा. तो इट इज इसका और है कार्बोनेटेड और सो इट इज कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और. तो मेटल कार्बोनेट अगर और है तो इसे हम MCO3 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? अगर सर एक M- बार क्वेश्चन समझाना. यानी ओवर में डाइल्यूट HCl डाल दिया जाए. सर आपने ZN का एग्जांपल ले लिया जाए. लेट इट इज जिंक कार्बोनेट. तो अब बताओ ZnCO3 में अगर डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो क्या होगा? देख लो. ZnCl2 बन जाएगा. H2O plus CO2. हाँ, और प्लस H2O प्लस CO2. और नाउ मेटलर्जी करो. अब इसके बाद मेटलर्जी ऑफ ओर. दैट इज धात्विक निष्कासन. उस धातु का हम उसके अयस्क से निष्कासन कर रहे हैं. एक बार समझो. हाँ, फिर से समझो. हाँ, तो हमने देखा एक और था. पहले enrichment अच्छा, होगा। इसका नाम बताओ. मैं बताऊं? जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट की बात नहीं कर रहा हूँ. और का नाम बताओ. कार्बोनेट हो देखो दो हैं. सर ब्रिस्क ये ठीक है. कैलामाइन. एक है कैलामाइन और एक है स्फेलेराइट. हाँ अब ये देखो, ये दोनों नाम बताने, लेकिन इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या. आप बताएं. कैलामाइन. देखो दो इन्होंने बताया. एक ZnS है और दूसरा क्या है? ZnCO3. हाँ। वही तो बताए थे. हाँ तो बोलो कैलामाइन कौन सा है? और ZnCO3 कैलामाइन है और ZnS वो है. दैट इज स्फेलेराइट. हाँ. सर ये बुक में कहाँ लिखा है? भाई हमने पिछली बार बता दिया था आपको. अब देख लो. सर ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या होता है? अरे इसका मतलब है तेज बुलबुले. CO2 तेज बुलबुले. बुलबुले. तो हमने देखा कि उसमें HCl डालने से ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि CO2 निकल रही है. सर ये आपने लिखवा दिया. लिखवा दिया है. अभी आज हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि करना है आपको. तो एक बार देख लीजिए. ZnCO3 में HCl डालने से ये सब बनेगा. तो अब हमें इसकी मेटलर्जी चाहिए. तो ZnCO का सबसे पहले क्या करोगे? enrichment सर इसको हीट करेंगे और इन एब्सेंस ऑफ एयर. दैट इज कैल्सिनेशन. हाँ सर बिना एयर के. नो एयर. ठीक है. तो सर ZnO plus CO2. सर CO2 रिलीज. CO2 बन जाएगा. फिर क्या किया जाए? सर फिर ZnO plus C. इसको हाँ। हीट करेंगे सर. Zn plus CO. Zn reduction of metal oxide to metal. इसको कहेंगे. ये जो चीज सर हो गई, रिडक्शन ऑफ मेटल. Calcination. कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड हाँ कैल्कुलेट और रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड मेटल इनटू ऑक्साइड टू मेटल. मेटल. सही है. हाँ सर. और इसके पहले क्या करोगे स्टेप ए में? enrichment of ore. सर We will कैल्सिनेशन. enrich. सर हम क्या करेंगे? फिर हाइड्रो वॉशिंग नहीं होगा. Hydraulic Or हाइड्रोलिक by वॉशिंग होता है. हाइड्रोलिक अच्छा एक ही वॉशिंग. और सेकंड स्टेप में क्या किया है? सर कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड. Metal उसी के बी पार्ट में क्या किया? सर, रिडक्शन. reduction of सही है. सर सर हाँ. मेटल ऑक्साइड. सर ये हीट भी करो इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जब हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो सर CO2 निकल जाएगा. ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा हाँ? ना. ऑक्सीजन तो चाहिए ही बंद होगा. डिब्बे में कराओ. हीट कैसे लग जाएगी? राजस्थान में रहती हो?
कभी मंडोर गई हो? गार्डन बना है बहुत बड़ा, Yes, sir. तो मंडोर में वहां पर इस तरीके की किन होती हैं। अब पूरे राजस्थान में कभी ट्रेन से गई हो? भट्टियां होती हैं, उसमें बड़े बड़े मार्बल डाले जाते हैं और ऊपर बंद होता है, सिर्फ इतना निकला रहता है मार्बल के टुकड़े, और इसमें साथ में क्या होता है? हॉपर। और हॉपर से क्या होता है? सर वो गिरते रहता है। ये देख लो, अगर इसे कोयला डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? कोयला। तो और कहाँ डालते हैं? समझो दो काम एक साथ कर रहे हो, और इसमें आग गर्म होती रहती है, जलता रहेगा। तो ये बताओ, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है? हाँ। पूरे राजस्थान में लोग अमीर क्यों हैं? यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, मार्बल पैसे की बेच- कोई कमी नहीं, सबके मार्बल- घर का एक बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। मार्बल बेचते हैं। मार्बल बेच के। CSU क्योंकि यहाँ से सब जगह मार्बल जा रहा है। CSU। समझ में आ गई बात की नहीं? बाहर भी जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को 2000 केल्विन पर गर्म किया जाए तो ये CO2 निकलता है। अब ये मुझे बता दो, ये कैल्सिनेशन है या रोस्टिंग? सर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ऐसा वो क्यों करते हैं बताओ? क्या? क्यों करते हैं अभी मैं ये बताऊं। बिना एयर में कर रहे तो ये कैल्सिनेशन। अरे वो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मार्बल। बहुत अच्छा, नहीं चूना। चूना। और ये चूना कहाँ जाएगा? ये चूना पूरे देश दुकानों में में। जाएगा। पूरे देश में। पूरे देश का घर किससे पुतता है? राजस्थान से। समझ में आ गई बात? यहीं से चूना जाता है। तो ये क्या अच्छे मार्बल से चूना बनाते हैं? बोलो। नहीं। Yes, sir. जो टुकड़े बच जाते टुकड़े। हैं, उसी तरीके से जो चीज यहाँ हो रही वैसा वहां हो रहा है। बंद डिब्बे में जब तुम गर्म करोगी तब कैल्सिनेशन है, और खुले में ट्यूरीज में हवा दे दे के करो बेसिमर कन्वर्टर में, तो बोलो क्या है? सर हवा दे रहे तो कैल्सिनेशन होगा। तो नहीं, रोस्टिंग हवा दे दे, होगी। रोस्टिंग होगा। भूनना, जैसे ब्रेड को रोस्ट करते हो ना, हवा दे दे के। अच्छा सॉरी किसको रोस्ट भुट्टे को रोस्ट कहते हो, भुट्टे को रोस्ट कर दो, हवा भी दो पंखे से। मखाना। सही है। तो ये जो चीज समझ में आ गई, रोस्टिंग में क्या दी जाती है? एयर। एयर। और इसमें एयर दी गई नहीं। सर लेकिन ऑक्सीजन नहीं है उसमें। सर ये ऑक्सीजन देने से क्या होगा? कुछ होगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं देना है उसको, बस गर्म करना है। गर्म किया तो ZNO बन गया। ZNO बनने के बाद अभी भी उसे कुछ ना दो, सिर्फ कार्बन डालो। कोक। गलती से भी हवा नहीं जानी चाहिए, अच्छा कोक। सिर्फ इसमें से निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। वो चीज क्या निकल रही है? CO2। लो, हमने CO2 लिखा तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, CO भी निकलेगी। मोनोऑक्साइड भी निकलता है कार्बन तो मोनोऑक्साइड। मतलब पकड़ा कैसे? बोला बोला सर बताना सर क्या? नहीं पकड़ा सर मैंने देखो, पहले स्टेप में CO2 निकली, अब बोल रहे हैं आप सर दोनों रिएक्शन एक ही डिब्बे में करा रहे हैं। तो पहले CO2 निकलेगी, उससे ऑक्साइड बनेगा, और फारसाइड तो देखिए इनकी दूरदृष्टि कि उसमें जब आप कोक डालोगे, क्या डालेंगे? तो उसके बाद डालने के बाद क्या CO भी निकलेगा? हाँ, तो ये चीज है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो बात समझ में आ गई? एक ही बर्तन में मिल जाएगा। और जिंक मोल्टन स्टेट में यहाँ से आपने इसे बंद कर रखा, नीचे सर पिघलता हुआ जिंक। इलेक्ट्रोलाइटिक सर रिफाइनिंग। कहाँ से निकलेगा? सर अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल होगी। CaCO3 से जिंक निकल जाएगा। नहीं, यहाँ तो कैल्शियम निकलेगा, लेकिन इसी तरीके के बर्तन में जिंक निकलेगा। तो बात समझ में आ गई पहली वाली? और तीसरा स्टेप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ। यहाँ दोनों चीज समझ में आ गई? कन्वर्शन metal का। ऑफ कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड, दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड into इनटू metal। देखो तो ये बात रोस्टिंग को रिडक्शन कहेंगे। नहीं तो ऑफ लो, इन्होंने बोल दिया। सर रोस्टिंग भी में देखिएगा, मतलब आप हर हाँ चीज रोस्टिंग देखिए, में भी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, उनकी नजर बी पे। सर कह रहे हैं कि जो बी पार्ट है सर वहाँ रोस्टिंग मिलेगी। सर बी का सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? कार्बोनेट इनटू क्या लिख दें? ऑक्साइड। और सेकंड में क्या लिखें? ऑक्साइड इनटू ऑक्साइड मेटल। रिडक्शन। Metal oxide अच्छा तो into रिडक्शन metal। सिर्फ वो मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल ऑक्साइड रोस्टिंग की होती है ना? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इनटू मेटल हो गई। ये देखो, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि रिडक्शन सिर्फ रोस्टिंग की। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ। तो सर जब मेटल निकल गया तो अब रिफाइनिंग क्यों करेंगे? रिफाइन चीज ही तो करता है। ताकि क्योंकि इसमें सभी मेटल निकले। रिफाइनिंग तो करता दिस आल्सो कंटेन्स जिंक के अड़ोसी पड़ोसी देखो, कॉपर है, कैडमियम है, कहाँ है? गैलियम है, कोबाल्ट है, ये जितने अड़ोसी और पड़ोसी हैं ये वहाँ थोड़े ना थोड़ी मात्रा में मौजूद होंगे, हाँ, ये क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी एक जैसी है। तो उसको तुम किस तरीके से अलग करोगे? यस, दैट इज अनोड मड।
Yes, sir. सर एनोड के कट Now- के एनोड मत हो। बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इसका सी पार्ट देखें, हाँ, तो जो बचता दैट इज ए बी, और सी पार्ट में क्या है? बाई इलेक्ट्रोलिटिक। सर बच्चा चिल्ला रहा है, पता नहीं। देख लो, बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑफ मेटल मेटल ऑब्टेन्ड, क्या बस मेटल कॉपी जो भी हमने इन बी पार्ट है ना, इन दिस बी पार्ट, सर कार्बोनेट की जगह और लिखते तब भी चलेगा? we get 99.99% प्योर जिंक। और जो दूसरे मेटल होंगे सर ये जो लिख रहा है वो कहाँ पे मिलेंगे बोलो? एनोड मड ये बिल्कुल सही एनोड कह रहे पे, हैं। एनोड पे। अच्छा ये बता दो शिवम, इसको मैं क्या बनाऊं, प्लस या माइनस? प्लस। बहुत अच्छा, माइनस। जिंक इसमें हमें कलेक्ट कराना है, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, तो आपने पहले बोला ही नहीं इसमें जिंक बहुत अच्छा। जैसा इन्होंने बताया कि प्योर जिंक है पतले मोटे और से इसमें से ये इम्प्योर जिंक है, और इम्प्योर से प्योर इसमें इकट्ठा होता जाएगा। तो लालच कैसे दे रहे शिवम कि इसे माइनस बना दो, प्योर प्योर आता रहेगा। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। ZnSO4 का एसिडुलेटेड सोल्यूशन ले लिया और जिंक धीरे धीरे इसमें गया और इसमें से उतरा। और जो दूसरी चीजें हैं बताओ, इसके नीचे क्या क्या इकट्ठा हो? एनोड मड। जिंक, कॉपर ये बहुत कॉपर, अच्छा। गैलियम, कॉपर गैलियम कैडमियम, कैडमियम सिल्वर सिल्वर। तो सर ये गोल्ड भी एनोड है, इकट्ठा होगा। हाँ? गोल्ड भी। जो उसके आसपास है, जिंक के चारों तरफ, अरे गोल्ड कितना दूर बैठा है। तो उसको एनोड मत कहेंगे। और ये क्या चीज है बताओ, ये कैथोड है कि एनोड? सर ये एनोड। करेक्ट। कैथोड। कितना अच्छा एनोड था, बोला कैटायन जा रहा है तो सर वो तो कैथोड ही कैथोड ही होगा। होगा। ना सर। क्या क्या कंफ्यूज और ये देखो प्लस है, तो बोलना इसके पास चूंकि सल्फेट आयन जा रहा है सर, तो ये एनोड ही होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर पूरा सर हुआ। हमारे सर कह रहे थे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता ये बहुत अच्छी बात। ऑक्सीडेशन एनोड को होता है ना? है। सर आपको भी नहीं पता था। अरे सर अब पहले क्या करेंगे? सर हमें टेस्ट में क्या लिखना है? बस वो 99% प्योर जिंक तक लिख के छोड़ देना है, डायग्राम नहीं हाँ सर बनाना। इतना। अरे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? देखो इतना समझ में आ गया, सर डायग्राम नहीं इतना बनाना। पूरा ही है जो भी है। डायग्राम- आप यहाँ तक लिखने बस, डायग्राम नहीं कहाँ तक सर, कहाँ तक? यहाँ तक। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अरे कर दियो क्या हो? ये दीपांश सर परेशान कर। तो सीट चेंज कर ले। अरे आप बोलो किसको फोन लगाएं, नो सर किसी को नहीं। गलत डायलिंग नहीं करेंगे। जो तुमको परेशान कर नो रहा सर कोई नहीं कर रहा parents सर, को भी दोस्त है ये बुला। मेरा। An ore on heating in air gives sulfur dioxide gas. Heating in air, ये ओवर है और बोलो एयर डाल दिया जाए तो क्या दे रहा है, और साथ में कुछ ना कुछ सॉल्ट भी देगा। तो अब उसका मतलब क्या है? इट इज ए सल्फाइड ओर। ये कैसा हो रहा है? सर ये बी पार्ट आप वापस करा रहे हो? हमने नहीं कराया भी पार्ट। सर यहाँ करवाया था। वो ए का पार्ट है। अरे वो उसी का ए पार्ट है 1 2 3 हाँ। और ऑन हीटिंग इन आयरन मतलब उसके 3 स्टेप्स होते हैं ना किसी भी मेथड के। अब ये देखो पी पार्ट, तो इट इज ए सल्फाइड ओर, ठीक है। तो इसके स्टेप्स लिखो। इट सर एक इज, क्वेश्चन सुनता है। देखो सल्फाइड ओर कह रहा है कि किसी को हवा में गर्म करने पर, हवा में गर्म करा जाए हाँ। तो इस तरीके का SO2 ओर है। रिलीज होगा। ये टम्बलर है, ये और है पूरा। ओर है, और इसमें ट्यूरी लगी है। क्या लगी है? ट्यूरीज। वो क्या है? ट्यूरीज का मतलब यहाँ से खूब हवा ब्लो की जाती है। अच्छा मतलब इसमें- मेटल और के अंदर हवा दी जाती है। हाँ, और ये ओर भरा हुआ है इसमें पूरा, और अच्छा साथ ये में एक कंटेनर है उसके अंदर और भरा और है। हमने क्रश करके डाला। ये हॉपर है, इसमें इसमें से क्या जा रहा है बताओ? क्रश्ड और हॉपर से क्रश डोर जा रहा है। क्रश डोर का मतलब चूरा अयस्क, पूरा। क्रश्ड। और तो ये डाला, ये ट्यूरी है, ट्यूरीज।
ये हवा देने के लिए, तो बोलो रोस्टिंग हो गई कि नहीं? हाँ। हो और गई नीचे से जैसे कि गर्म हवा करना में है। हुई। सर अब- ट्यूब क्या होता है? जो ब्लो करते हैं, एयर दिया जाए जिससे, इसमें एयर देना है ना पर्पसली अंदर से, तो उस एयर को लेकर इसके अंदर का जो गंधक है या सल्फर है वो SO2 बन जाएगा क्या? सर ऐसे करने से अच्छा तो खुले में कर दो ना। खुले में करने से नीचे वाले का कैसा होगा? आपका फास्ट प्रोसेस नहीं होगा, आप उसकी मेटलर्जी जल्दी नहीं कर पाओगे, आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, लाखों रुपए का नुकसान होगा, कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा, हाय हाय। है ना? तो आपको कंपनी से निकाल और दिया। आपको इतना सब से चेक होता कंपनी है। हमारी में यही है मेटलर्जी में, जरा सा दाया बाया हुआ नहीं, आज की जगह कल तो बोलो हमारी थ्योरी काम नहीं कर रही है, धीरे धीरे हो रहा है, तो वो काम करेगा कोई? तो सल्फाइड हो रहा है, लेट इट इज, ये क्या है? स्फेलेराइट। ये क्या चीज है? Sphelerite, which is ZnS. ZnS। तो अब इसकी मेटलर्जी देखो, सर ये स्पेलराइट कौन से मतलब लेवल पे आता है? इसमें सब लेवल है, अरे एक और है, from which metal can be extracted profitably and economically, such minerals are labeled as ore। ओ तो स्फेलेराइट एक और है जिससे हम प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। अरे को बात अब ये देखो, मिडिल में आता है तो इसका तो पूरा प्रोसेस होगा ना? हाँ इसमें सब कुछ होगा, मीडियम इसकी रिएक्टिविटी है। तो ZnS की सबसे पहले क्या करें? सर पहले गरम करो लो, विदाउट एयर। एनरिचमेंट, Enrichment of वॉश, पावर वॉश कुछ सर एक enrichment का फोर्थ मतलब- फ्लोर, और- फोर्थ फ्लोर। वॉश विद वाटर। सर हाइड्रोलिक किसके लिए? हाइड्रोलिक वॉशिंग, फॉर एनरिचमेंट। ऑफ और सर enrichment of more मतलब और में हम धातु की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ऐसा किया। सर पानी डालने से कैसे बढ़ जाएगी? पानी मिट्टी डालने रहेगी से ना। उसमें से गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, मिट्टी। सर ये पता कैसे चला ZnS है? ZnS क्योंकि उसने सल्फर डाइऑक्साइड दी, जब कार्बन डाइऑक्साइड दे, जब ब्रिस्क एफर्वेसेंस दे, तो जान लेना कार्बन डाइऑक्साइड है। जब सल्फर डाइऑक्साइड देगा तो तीक्ष्ण गंध, इसको क्या कहते सर हैं? इंग्लिश में लिखा है। पंजेंट स्मेल, सर pungent मतलब एकदम तीक्ष्ण बदबूदार। गंध। जब ऐसा बोले तो समझ लेना, SO2 अगर वो इनडायरेक्टली बोले तो भी समझ लेना कि SO2 ही दे रहा है। एसिडिक गैस है, चक्कर खा के आदमी गिर जाए, अंदर जाके H2SO4 बन जाए, समझना? तेजाब डाल, ये जो क्योंकि पानी तो होता ही है नॉस्ट्रिल्स में, और SO2 SO3 गया तो H2SO4। बस होता है ना। अब देखो, पानी होते तो सर पी क्यों नहीं होता? ये देखो, वी विल वॉश विद वाटर। अब सेकंड क्या करें बताऊं? सर वो उसको रोस्टिंग दैट इज ZnS। रोस्टिंग करेंगे विदाउट एयर। विथ एयर होगा, पहले विथ calculate एयर होगा। होगा, विथ एयर होगा। विद एयर करो तो तो सर क्या हुआ? कैलकुलेशन क्यों नहीं होगा अरे इसका? Zn और SO2, ZnO प्लस SO2, हाँ। ठीक है, और फिर और इसको- इसे ऐसे लिख लो, ZnS है और O2 भी लिख लो, सर, और O2 यहाँ पर इसे अगर 2 लिखें तो इसे क्या डेल्टा बगल में लिखें? लिख दे। 2 लिख लें तो कितने हो गए बताओ? दो लिख चार। लें, बोलो सही है। हाँ। तो अब इसको सेकंड स्टेप में ये लिख लेना, और इसी में एक स्टेप अब प्राची और क्या लिखें बताओ? रिडक्शन। रिडक्शन में मेटल ऑक्साइड टू मेटल। बिल्कुल वही स्टेप लिख लें। हाँ तो क्या Zn प्लस CO, हाँ। ये रिडक्शन हो गया। और थर्ड स्टेप क्या करें? इलेक्ट्रोलाइटिक। सर CO कहाँ से आ गया? ये देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर ये भी रोस्टिंग से ही करेंगे? बिल्कुल भी गलती नहीं करना, वो बाहर से ले लेगा ऑक्सीजन, इसकी लेगा भी तो नहीं। सर ये फर्स्ट वाले विच एयर कैसे होगा वो समझाना। देख लो, कभी तुमने ये सुना है कि अभी पिछले साल दिसंबर की बात है, अभी तो दिसंबर आने वाला है, कि घर के अंदर लोग लकड़ी जला रहे थे और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से 6 लोग मर गए, हाँ मर जाते पैक्ड एरिया में। क्योंकि पैक्ड एरिया में वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहीं कार्बन कार के मोनोऑक्साइड अंदर बनेगा। भी बच्चा ऐसा हो गया था। समझ आया? कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है? और हीमोग्लोबिन की इसके प्रति 300 गुना ज्यादा एफिनिटी है। अगर एक बार हमारे वो जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उसमें हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उनको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो वो फिर उसे छोड़ते नहीं है, जिंदगी में पकड़े रहते हैं, उतना हीमोग्लोबिन बेकार चला गया आपकी बॉडी। तुम कभी ऐसे कमरे में चले जाओ जहाँ हीटर जला बंद है, समझो तुम्हारे उतने आरबीसी बेकार चले गए। अब तुम अगले 3 महीने इंतजार करो जब तक वो रेड ब्लड सेल रिप्लेस ना हो। सर समझ में नहीं। सर क्या समझ आए? क्योंकि आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल कितने महीने बाद रिप्लेस होते हैं? 3 आपके महीने। बोन मैरो 3 महीने लगते हैं ना लाइफ प्रोसेसेस में। तो अब वो जो तुम्हारे आरबीसी हैं वो ऑक्सीजन को भी पकड़ के ले जाते हैं लंग्स से बॉडी पार्ट में,
और अगर वो चाहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक बार उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लिया तो क्या वे ऑक्सीजन को पकड़ेंगे? वो नहीं पकड़ेंगे। उनकी उसके प्रति 300 गुना एफिनिटी है, वो उसे छोड़ कभी नहीं पाएंगे। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एक बार पकड़ लिया तो बोलो वो आरबीसी कैरियर के रूप में अब काम आ सकेगा? वो बेकार हो गया। तो तुम्हारी बॉडी में जो आरबीसी अब आगे ब्लड ऑक्सीजन ही न ले जा सके तो वो क्या किसी एफिशिएंसी का हुआ? वो आदमी बस धीरे धीरे चलता ही रहेगा वो 3 महीने तक। 3 महीने के बाद फुर्ती आ जाएगी क्योंकि नए आरबीसी बन जाएंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? बिना एयर की उपस्थिति में। बोलो बात समझ में आई? सर इलेक्ट्रोलाइटिक वॉशिंग। लो इन्होंने कह दिया कि तीसरा रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वी विल गेट 99.99%। सर SO2 पे एरो बनाते हैं क्योंकि SO2 तो उड़ जाएगी। प्योर जिंक अदर मेटल विल गेट कलेक्टेड एज एनोड एनोड मड। ठीक है, एट बॉटम ऑफ एनोड। एज एनोड हाँ सर। मड एट, आप बोलिए। सर SO2 पे एरो बना दे क्योंकि वो तो उड़ जाएगी। बनाओ। यही 5 सवाल अभी करवाएंगे। देखो मैं अभी 11th करा रहा हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल है। पेपर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी तरफ खेल देंगे। कौन? अच्छा 11 से लेके 15 तक। ओके सर। क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल में आप लोग कच्चे हो। हाँ सर बहुत। बातचीत से ही पता चल रहा है। अच्छे बच्चे नहीं बता पा रहे सवाल। ट्वेल्थ देखिए सर ये 0.01% किधर गया? उतना नहीं प्योरिफिकेशन होता। कभी गलती से क्या होता है ना, जैसे जिंक जा रहा है वहां पे और वो कॉपर भी चला जाता है, चिपक ही जाता है। तो जब हमारे पहले उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, प्रैक्टिकल आदमी है ये, अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। इस मतलब किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस को इसने कहा कि सर आपने अमेलगमेटेड तो किया नहीं, है ना? अमेलगमेटेड का क्या मतलब है? जैसे ये कि कभी जैसे सोडियम है तो सोडियम के ऊपर मरकरी डाल दो तो मरकरी डालने पे इतना बड़ा हो जाएगा। Na और Hg डाल दिया तो NaHg, इसको कहते हैं सोडियम अमलगम। अब ये आयोडेक्स के पेस्ट की तरह हो गया। पेस्ट होता है ना? हाँ सर आपने सर ये कैसे बनता है? किसी में ये देखो सिल्वर है, Ag हाँ Ag के ऊपर क्या डाल दो Hg तो क्या बन गया? Na प्लस Hg, सॉरी Ag प्लस Hg। तो ये क्या बन गया बताओ? सिल्वर अमलगम। अच्छा Hg जिसके साथ जुड़ जाएगा एमलगम बन जाता है। हाँ, और ये क्या बना बताओ? सोडियम एमलगम। देख लो वो पहले बता रहा है कि जिसके साथ जुड़ जाए और कोई नहीं बता रहा है एमलगम। बात समझाई? इन्होंने कहा सर आपने जब जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड पर लिया था तो उसके ओर एक पोरस जाली क्यों नहीं लगाई और उसका एमलगम क्यों नहीं बनाया? तो इन्होंने कहा जिंक प्लस Hg लीजिए सर और उसका क्या बनाइए? एमलगम। एमलगम। बहुत प्रैक्टिकल बात की बेटा आपने। अब यहाँ से ये देखो ये पोरस जाली ली और सबसे पहले अब ये पोरस बन गया पूरा, ये एक हलवा बन गया। मतलब इसमें से कुछ भी बाहर आ सकता है। अब सब कंपटीशन कर रहे हैं और जिंक कहता है नहीं हम आपसे पहले नहीं जाएंगे, कॉपर तुम ही जाओ, तुम आसानी से ले सकते हो, मैं तुमसे सुपीरियर मेटल हूँ, मैं क्यों लूँ निगेटिव, तुम पहले लो। तो जो उससे ऊपर वाले हैं सबको वो एक एक करके भेजेगा। पहले कॉपर की बारी आई, ये कहाँ भेज रहा है? इसी पे, ये किस पे? इन पर भेज देगा। ये देखो ये निगेटिव है। अच्छा समझ। तो जब कॉपर आता है तुम देखो ये तो ब्राउन कलर का हो रहा है, आने दो सॉल्यूशन किसका है सर? सोल्यूशन ZnSO4 का है और प्लस 15% अच्छा H2SO4 है और वाटर है। वो जैसे ही सारा कॉपर आ जाएगा वो कॉपर निकाल देगा। कॉपर का कंपटीशन हो गया। अभी और देखो कहीं टिन तो नहीं आ रहा, अरे टिन आ रहा है, आने दो। तब जब सब चले जाएंगे देखो जो जिंक से नीचे वाले हैं वो सब जब निकल जाए, Ag भी चला जाएगा वहाँ, सबका जाने दो। चिपकेंगे या नीचे समझ में आई? और जब एक बार जिंक के आने का नंबर आएगा
तो जब वहाँ जिंक इकट्ठा होने लगेगा तो दूसरा वाले क्या होंगे, उसके बाद भी हैं, उससे ऊपर वाले, वो फिर गिर जाएंगे। हमें जिंक के बाद तो अपना काम छुट्टी, कि भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, छुट्टी, हमको स्कूल खोले थोड़ी ना बैठे हैं, तो हमने इसको निकाल दिया, बाकी वाला जो है ये पूरा किला क्या होगा, ढह जाएगा। तो जो दूसरे नीचे गिरेंगे अदर मेटल्स, वो क्या कहलाएंगे, एनोड मेटल। तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके एनोड पे क्या क्या आ रहा है उसके कलर से। तो सर जिंक ही चला जाएगा तो फायदा जब क्या एक होगा? बार जिंक आने लगे तो फिर से नई तब रॉड लगाओ। अच्छा। इन्होंने ये कहा है कि शुरू में तो कोई भी रॉड लगा दो, हाँ। गई गुजरी लोहा ही लगा दो, हाँ। जब दूसरे आने लगे जिंक भी थोड़ा आ जाए, सेफ साइड रहो, चलो थोड़ा जिंक भी फेंक देते हैं, अब आ रहा जिंक, लो अब नया जिंक। तो सर जिंक आ गया तो फायदा क्या होगा? हैं? तो जिंक ही तो चाहिए। जिंक ही तो चाहिए थे। इसमें और भी तो मेटल्स आ गए ना सर। और नहीं आएंगे, फिर जिंक आएगा, जिंक का ही है मेनली तो मेटलर्जी जिंक भी है। अब जिंक से रिएक्टिव आएगा तो, लेकिन जिंक तो से सर वो 100% प्योर होगा। तो जिंक से जब रिएक्टिव आने तक का इंतजार ना करो, पहले से ही तुम्हें आइडिया रहे कितने परसेंट है तो निकाल लो। बहुत तो अच्छा आपने प्रैक्टिकली किया है? प्रैक्टिकली तो हमारे वो सिस्टर के हस्बैंड ही करते हैं, तो आपके उनके यहाँ बैटरी sister- बनती है। ये हस्बैंड जीजा जी। हाँ, तो जीजा जी काम करते हैं, उनके यहाँ इसकी फैक्ट्री है, तो वो कह रहे थे हमारी फैक्ट्री में आप भी आ जाओ, हम दोनों मिलके एक अच्छा काम और बढ़ाएं। आपको केमिस्ट्री आती है, एमएससी केमिस्ट्री है। मैम को भी लेकर जाइए। अब देखो, अब ये बात हो गई। 12th क्वेश्चन देखो, सभी लोग केमिस्ट्री से कभी न कभी एनकाउंटर तो करते ही हैं लाइफ में, तो 12 साल तो सर हमेशा जीवन में कभी न कभी केमिस्ट्री तो पढ़ेगी। तो तुम जब भी जाओगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देखोगे, हाँ यहाँ केमिस्ट्री होगी, तुरंत याद आता है हाँ माइकल फैराडे निकल। जब जहाँ जहाँ जाके देखो तो ज्ञान देंगे। धीरे 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 सर ये माइकल फैराडे है कौन? कोई भी हो, तो अब ये अचानक ये सब तो नहीं घटा हुआ, ये 25 साल में जहाँ जहाँ जाते रहे तो देखा रही ये चीज यहाँ ऐसी मिल रही है, लो इसको रखो यहाँ। और सर इतना सारा सामान कैसे लेकर आए? Why do ionic compound have high melting and boiling point? देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी। Constituent to it. अगर 5 है तो मतलब एक भाग का छोटे-छोटे होंगे ना। Constituent particles of ionic compound क्या होते हैं? सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ठीक होते है। हैं Cations और and उनका क्या होता है रे? anions। अब जरा देखो, which are held together? Which are held at their बॉन्ड। सर उनका लेटिस पॉइंट अच्छा। हाँ जो एक ही जगह होता है। लेटिस पॉइंट का मतलब वो जहाँ उपस्थित है उस लोकेशन को लेटिस इसके पॉइंट। 3-4 होते हैं। So they are held at their latest points by a strong electrostatic force of attraction. सर मैंने भी तो यही कहा था सर, आपने उसकी बात मानी। एक और उसी की मान लेंगे। वो कितने दिन बाद तबीयत उसकी ठीक हो के आई है? कौन से? खुशी। चाहिए। चलो। By strong electrostatic force of attraction, so a large amount of heat is needed to Break their displace them, to break their bond and displace them from their lattice point. Hence, their melting point and boiling point are हाई। then non नहीं then a large amount of heat energy is needed to break their bonds and remove from their lattice points. जय किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो थोड़ा अच्छे से दिया करो। तुम सोचते हो कि हो गया, उससे बनेगी नहीं बात। समझ में आता तुमको बहुत है, लिखते कम। समझ में आई? पूरा लिखा। कई पेपर में करते तो ऐसा लगता है कि कितना जानते हो, किसी ने तो ऐसे ही कर दिया। अब देखो, so their melting point and boiling point are high.
उनके कटायन और एनायन उनके लैटिस मतलब बीच के पॉइंट पे ये रहते हैं। लैटिस पॉइंट पे है, ये जहां उपस्थित है। सर इसमें- लैटिस पॉइंट का मतलब लैटिस मतलब पॉइंट का बीच मतलब वाला। ये जहां उपस्थित है, ये सोडियम आयन है, इसका ठीक सेंटर इसका लैटिस पॉइंट। सेंटर मतलब मतलब अंदर ये वाला सोडियम बीच एक आयन का इसका सेंटर जो है, जैसे इस कमरे में ईंटें हैं, हर एक ईंट का सेंटर उसका सर ईंट का सेंटर हाँ, ऐसे इसका सेंटर इसका लैटिस पॉइंट है। तो अच्छा, उससे जिसका लैटिस- उससे हम उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते सर ये जो इनके बीच में होल है वो हैं। होल भी मत देखो तुम, बस सोचो इसका सेंटर क्या है, वही इसका Lattice- ये क्लोरीन है, हाँ ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। तो समझ में अल्टरनेट है, सोडियम क्लोरीन Na+Cl- इस तरीके से ये जड़े हुए हैं अपनी जगहों पे। तो ये करता क्या हैं? करता क्या है? करता क्या है कि ये नमक का खड़ा नमक है, क्रिस्टल होता है। तो खड़ा नमक तो आपने देखा होगा ना, खड़ा उसको पीसते हैं। तो इनको पिघलाने के लिए 1470 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। तो क्यों इतना टेम्परेचर चाहिए? तो इसलिए चाहिए क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस हैं, और उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। उसको तोड़ने के लिए सोडियम क्लोराइड के केस में अगर आप इसका 1 मोल ये तोड़ना sentence चाहते हो तो कैसे- 786 किलो जूल एनर्जी। सर ये कैसे सेंटेंस है? आयोनिक कंपाउंड्स आर कैटायंस एंड एनायंस व्हिच आर हेल्प। आयोनिक कंपाउंड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आर कैटायन एंड उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी घटक कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है? घटक कण। सर कुछ स्नान करना है। मतलब व्हाट आर देयर फ्रॉम व्हाट पार्टिकल्स इट इज कंपोज्ड ऑफ। सो ये किससे बना है? तो वो कोई भी चीज किसी न किसी चीज से बनी होती है, उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ कैटायन एंड एनायंस। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखें कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। सो कह रहा है, मान लें कि हमने ये बात देखी है कि जिंक के साथ HCl डाल दो तो क्या होता है, ZnCl2 और H2 डिस्प्लेस हुआ कि नहीं? लेकिन वो कह रहा है कि मैंने कार्बन में डाला, कोयले में HCl तो कुछ हुआ ही नहीं। नॉन मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट, ये डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या लिखेंगे? मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसेस, इसको डिस्प्लेस कर रहा है H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। सिर्फ इसी से नहीं कर रहा है, जिंक जो है H2SO4 से भी हटा देगा, ZnSO4 बना देगा, HNO3 से भी हटा देगा, खुद ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा और H2 बना देगा। बोलो बात समझ में आई? लेकिन ये तो नहीं कर रहा है। सिलिका बालू में डालो HCl, कुछ होता है क्या? जैसलमेर की रेत में कुछ नहीं होता। तो कह रहा कि ये क्यों नहीं कर रहा? लेस रिएक्टिव होता है इसलिए। सो नॉन मेटल जनरली डू नॉट, इसका आंसर देखते हैं। Now, सर क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का होगा, एक बार देख लें। क्योंकि बॉन्डिंग करता है सर क्योंकि इनके पास लेने की क्षमता होती है ना इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे कोई करता है जिससे वो बॉन्ड बना वही बात है। जिससे वो बॉन्ड बना सके, उसी के एनर्जी को हटा। मतलब लेने की ये क्षमता होती है। वेपर समझाओ ना, समझा रहा हूँ। मेटल से लेते अच्छा हैं। उसमें होगा ना आंसर की में मेटल से लेने की क्षमता, मेटल से देने की क्षमता होती है। मतलब नॉन मेटल हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर पाते हैं लिख भाषण ना का। जेडन तो नॉन मेटल नहीं है। अच्छा इसलिए वो कर ठीक है, देखो अच्छा ओके नाउ नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर ही काट दें। सर मैंने बोला था हाँ वही है, तो कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की इनके पास क्षमता होती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। वो उसी को करता है जैसे बॉन्ड और बना। ये देखो HCl क्या है, प्लस और माइनस है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है बताओ? जिंक कह रहा है कि लो मैं अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और हाइड्रोजन तुम उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लो और मैं Cl2 से रिएक्शन करने जा रहा हूं, मैंने छोड़ दिए हवा में 2 इलेक्ट्रॉन, तुम चुपचाप पकड़ो। समझो फिर से, यानी जिंक है हाँ तो जिंक है और साथ में क्या 2HCl है,
तो जिंक ने क्या किया, इसके बाद रिएक्शन होनी है, तो जिंक ने क्या किया बताओ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जिस वजह से उसमें 2+ का चार्ज आ गया और +2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। तो अब साथ में जिंक ने क्या किया, इससे कहा कि तुम इन्हें एक्सेप्ट करो और क्लोरीन को ऐसे ही छोड़ दो, Cl- को हम उसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे जैसे ये ZnCl अच्छा, का। अच्छा। तो इसने कहा कि ठीक है तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मैं गैस के रूप में उड़ जाता हूँ, तो ये H2 बन गया हाँ। और वो ZnCl2 ZnCl2 अब मतलब ZnS को इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बोल रहा मैं डोनर हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तुम्हारे, पकड़ो निकलो यहाँ से, और मैं राजा हूँ, मैं डोनेट करूंगा, मैं Cl के साथ हूँ। अब ये अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन से कह रहा लाओ 2 इलेक्ट्रॉन, बोला नहीं है। जिंक तो देता था हमको, बट इसके बाद खुद ही कमी है। मतलब इससे क्या बोल रहा है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो तुम, हम निकले यहाँ से। वो भी मांगने लगा। तो ये कह रहा हम तो खुद ही दूसरे से मांगते साझेदारी करते हैं, हम कहाँ दे पाएंगे, और कितनी लैटिस एनर्जी। सो नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H+ आयन एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, समझ आया कि नहीं, एक्सेप्टर। सो इट कैन नॉट डोनेट, ये तो सिर्फ समझने के लिए आपको बताया, कैन तो नॉट। सिर्फ ऊपर वाला तो बताना है ना, वो 2 रिएक्शन। हाँ ये आप बता सकते हैं कि इसमें नहीं होती, इसमें हो जाती है। हाँ। तो क्यों हो जाती है, कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H+ आयन टू फॉर्म, सर H+ को ऐसा H+. होना होगा, और भी तो बहुत कुछ। देखो HCl H+ तो सभी एसिड में होगा, किसमें होगा, H+ HCl आयन H2SO4 सब में होगा H+, उन्हीं को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, चाहे H2SO4 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, चाहे H3PO4 ले लो, चाहे Cl ले लो, सभी में तो H होगा। उनको इलेक्ट्रॉन दे दो तो निकल जाएंगे, लेकिन क्या सल्फर या कार्बन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ बताओ, Non-metal is electron accepted, so it cannot So- donate electron. इट डज नॉट डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस नहीं करेगा तो क्या रिएक्ट करेगा, या डिस्प्लेस सर हाइड्रोजन, CCl करके कोई होता है क्या? हाँ CCl4 होता है CCl फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, वो देगा ही नहीं तो डिस्प्लेस। थर्ड देखिए कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद जेड। देखो जिंक मेटल, बोलो खुशी कि अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ZnNO3 whole twice plus H2O. देखा ये, और कौन कौन H2 बनाएंगे, क्या? हाइड्रोजन कौन देगा, जिंक के लिए तो आपने बोला कि H2O सर देगा, रिएक्टिंग करेगा, बोलो सर रिएक्शन नहीं करेगा। ये सही कर दिया, कैसे, क्योंकि NO3 ले लेंगे। ये और अच्छा, इन्होंने इन दोनों ने बताया कि बुक में सर उस दिन आपने पिछली क्लास में सर, पढ़ाया था NO3 मैग्नीशियम और मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2 देते हैं, और अन्य सभी धातुएं ऑक्सीडाइजिंग H2O सर ये देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत अच्छी बात कही, हाँ। सुन लो, सर मैंने यही तो तो फिर कहा मैंने नहीं करेगा गलत क्यों नहीं रिएक्शन। बोला? सबने अच्छा बोला, ऑक्सीडाइजिंग है इसलिए। एक्सेप्ट सर मैं बात नहीं Mg किया। और Mn। देख लो अभी इन्होंने भी बोल दिया, इसी बात को वेरीफाई किया कि सर बुक में लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं सर कि ये एक्सेप्शन है। ZnNO3 होल ट्वाइस और H2O देगा, यानी ये कह रहे हैं कि जिंक अगर इन सब के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 भी देगा। देख लो फिर से, यानी अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो क्या बनाना पड़ेगा, ये सारी चीजें बनेंगी, NO2 कैसा आ जाएगा? मतलब ऐसे इसके साथ अगर ऐसे कराओगे तब तो आपका रिएक्शन पूरा हो गया। NO2 भी निकलेगा। H2 के हाँ निकलेगा, कभी कभी NO भी निकलेगा, कभी इसमें निकलेगा? हाँ निकलेगा, सब में किसी में N2O निकलेगा, किसी में NO2 निकलेगा और किसी में NO। N2O कैसे? अब वो अलग अलग रिएक्शन में होगा, तो कुछ मेटल N2O का अभी सुन लो पहले, एक बार नाम बोलेंगे। हाँ नाइट्रस ऑक्साइड। मेरा कहने का मतलब है कि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ जिंक को ही ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा। देखो जरा, अगर जिंक को Zn2+ में बदल दिया तो क्या उसने उसको ऑक्सीडाइज किया है, किया है। किसको सर? भाई इसने इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे मजबूर कर दिया, हाँ। बोला दो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को निकलने दो, तो बोलो इसको किसने ऑक्सीडाइज किया, इसी ने तो किया, और इसके साथ बॉन्ड वाले, और इसने इसको ही नहीं किया, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज किया।
H2 था, H2 को क्या ऑक्सीजन पकड़ा दिया, कहा तुम भी जाते जाते ऑक्सीजन ले जाओ, ऑक्सीजन। रिडक्शन फिर से समझो, यानी ये क्या है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है बताइए, इट Oxidize the- not only oxidizes zinc metal but it also oxidizes। सर एक बार फिर से एक फिर से समझो। substituent particle है। देख लो, अभी पिछले टेस्ट में तुम लोगों में आया था कि कैल्शियम Yes। में जब HCl डाला जाता है तो वो तैरने क्यों लगता है, फ्लोट करता है। तैरने लगता है कि नहीं? H2 के साथ तो उसमें जो H2 गैस है वो H2 उसमें evolve- चिपक जाती है और वो फ्लोट होने लगता है, तो उन समय तो H2 गैस निकलती है, हाँ। लेकिन यहाँ वाटर बनता है। लिखो इस बात को कि HNO3 क्या है, सर ये बैलेंस तो है ही नहीं। अभी कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सर एक बार क्वेश्चन समझा दे। हाँ। अच्छा, एक स्टेटमेंट समझो कि सारे मेटल जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं, H2 ये देखिए, सारे मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज सुनिए, मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन बताओ। salt plus water plus HCO2 देख लो, उन्होंने बता दी नहीं salt salt plus हाँ salt बस जैसे आप देखो Zn प्लस HCl से क्या हुआ, प्लस H2 H2 अच्छा इसी तरीके से ये ले लो। H2SO4 ये ले लो सर। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, मैं Zn ही ले रहा हूँ, तो क्या होगा बोलो, प्लस H2 H2 और H3PO4 ZnPO4 प्लस H2 Zn और PO4 का होल थ्राइस, Whole thrice। इसकी 2 की वैलेंसी, इसकी 3 की है, PO4 होता और साथ में H2 3s2। बोलो, बात समझ में आ गई? आ गई। क्या बता रहे हैं अच्छा, सर? मैं ये कह रहा हूँ सभी मेटल H2 देते हैं, लेकिन HNO3 के साथ तो कुछ उल्टा ही है। H2O plus अगर Mg है तो बोलो क्या होगा, सर H2 देगा ये। Mg सर H2 देगा। ये H2 Mg। NO3 होल ट्वाइस प्लस H2 अच्छा, यहाँ क्या होगा, Mn NO3 होल थ्राइस। 2 का ही रखेगा या 4 भी दे सकता है, प्लस H2 देगा। लेकिन अभी मैंने किसकी बात की बताओ, जिंक की, ZN तो जिंक प्लस, अब इसमें क्या होगा, HNO3। सर तो ये एक्सेप्शन है, ये सब क्या है, हाँ MgMn तो बहुत बड़े एक्सेप्शन और है। HNO3 क्या है बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या है, अच्छा मतलब ये Mg और Mn के साथ वैसा नहीं करेगा बस ये मतलब नॉर्मल रिएक्शन देगा, जैसे सब कर रहे हैं ना, ओके। ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बाकी के साथ HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ZnNO3 निकलने वाली H2 को भी ऑक्सीडाइज कर दे। सर ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस ZN2 नहीं NO2 H2O और प्लस, Na2 ये क्या हुआ सर? अब मैं इसकी रिएक्शन का बैलेंसिंग कर देता हूँ, ठीक है, H2 NO2 ये कैसे आया? अभी बता दे रहा हूँ। और सर पहले तो C सुनो, पार्ट समझा पहले आप समझें, HNO3 is strong oxidizing agent when it reacts with metals other than manganese and magnesium। क्या करेगा, it oxidize hydrogen gas into H2O as well as it releases NO2, N2O and NO। इस बात को गजेंद्र रिपीट करेंगे। Sir HNO3 is a strong oxidizing agent. It when it reacts with magnesium and manganese, it only gives H2 and salt, H2 and salt, and when it reacts with other metals other than magnesium and manganese, then it gives NO2, H2O and salt। बहुत अच्छा होता है, आप समझिए अपनी योग्यता में बहुत अच्छा बताओ है। सर। देखो ये क्या लिखेंगे, HNO3 is strong oxidizing agent, it converts, किसको कन्वर्ट करेगा, सर H2 को H2O released में H2 into H2O into oxidizes, लिखो oxidizes into H2O, also it releases NO2, NO and 2O, ठीक है, along
विथ Salt. मेटल नाइट्रेट, जो भी मेटल नाइट्रेट बनाएगा ना वो तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन ये भी देगा। तो हमारे केस में ये दे रहा है कि नहीं। अब जरा देखें कि यहाँ पर सर NO का नाम क्या था? तो अब मैं इसको नेट से देख लेता हूँ बैलेंस। NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका क्या नाम है? Nitrous oxide. नाइट्रस। और ये क्या है? नाइट्रोजन Oxide, sir. डाई Nitrogen. सर 1/2 से इंटू कर देंगे, 1/2 इंटू 2 हो रहा है। ये तो मैं देख लेता हूँ। वो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से वो 6 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। Hydrogen gas is not involved. केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक एंड नाइट्रिक एसिड। सर ऐसा क्यों? Sir, जिंक एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन और भी देगा। बता ही दे रहा हूँ। तो Zn और O3 Nitrous oxide. सर हो गया। सर हो गया बैलेंस। सर सर हो सर ठंडी सर लगी। देखो, सर 4 लगा देंगे HNO3 के सामने और सर H2O के सामने 2 और NO2 के सामने 2। देखो इसकी रिएक्शन लिख लो। Sorry. यहाँ लिख लीजिए 3, इसमें लिखिए 8, हाँ? और इसमें 3, और इसमें NO बनेगा। ये कुछ पहले से नहीं बताया जा सकता है, NO बनेगा, और साथ में 4 ऐसे। अब ये पूरा ओके ठीक कर देते हैं। सर एक बार ये सी सुन। सी समझ सर लो। मैंने उस समय सही बोला था या गलत बोला था? सही है, मतलब ये अलग अलग के साथ अलग अलग रिएक्शन देता है। अब जब आप नेट पे देखोगे ना, तो मतलब HNO3 एक्सेप्शन है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग के साथ ही बहुत सारी रिएक्शन दे रहा है। जिंक के साथ अलग अलग दे रहा है, कभी N2 दे रहा है, N2 दे रहा है, एक के साथ ही। हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। तो हमने आपको क्या बताया, बताओ कि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो H2 की जगह क्या करेगा? क्या उसको ऑक्सीडाइज कर देगा? उसको किस में बदल देगा? H2O में। ऑल्सो इट रिलीजेस, हमारे केस में ये क्या रिलीज कर रहा है? NO, दैट इज नाइट्रिक सर ऑक्साइड, N2O को क्या लिखा आपने? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। इसलिए लाफिंग गैस। और क्या अक्षय कुमार ने एक पिक्चर में रिलीज कर दिया था, सारे लोग हंसने लग रहे थे, जिसमें वो कहता था मैं पनौती हूँ, और उसने नीचे जाके अंडरग्राउंड में नाइट्रस ऑक्साइड कर दिया। हाँ फिल्म में हाउसफुल अब ये देखो, तो वो रो के हंस रहा था। हाँ रो के सर वही हंस ना जहाँ पे अलग अलग वो कट- ये देखो, तो इसमें क्या चीज दिखाई गई है कि क्वेश्चन क्या पढ़ कह रहा है, बोलो जरा। सर एक डाउट है सर, आपने उधर NO लिखा है, 2 नहीं लिखा। NO लिखा है सर, NO2 नहीं होगा? नहीं, तो सर इधर NO2 लिखा है। इसको ठीक कर लो, NO लिखो। तो इन सबको बैलेंस कर दो, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। समझ में आई? यही लिखनी है आपको, बैलेंस रिएक्शन। तो ये क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो अगर कोई ये भी लिख देता है कि नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइजेस, released H2 into H2O हाँ। and also releases NO2, NO and N2. यही लिख देना। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, बताओ। Because their metals are very sonorous. Sonorous, they Yes, produce sonorous. ting. मेटल्स Ding ding ding. आर सोनोरस। They produce ringing sound. हाँ,
they produce ringing sound when banged. When banged. When banged. So used as bell. Yeah, our school bells are made up of. Because metals are very sonorous and they produce ting 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 sound. It is so correct. Thank you, sir. Oxides of सर highly सी का तो बताइए नहीं कहाँ तक आंसर है. कहाँ तक है, बस यही लिख देना कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये 3 लाइन रिएक्शन भी लिखनी है. रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. सर रिएक्शन मतलब आप 3834238 हाँ 38 और 342 38342 सर याद हो गई सर. 383 हो जाएगी. 342. 38342 और 42. सर भी रट्टा करने में. नहीं, इसको बैलेंस करते हैं लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा, वो हम सिखाना भी नहीं चाहते आपको, तो हमने सीधा कर दिया. अब आगे देखो. वो ये भी वाला कुछ होता है. हाँ वो ठीक. नहीं, बैलेंसिंग बता देंगे आगे चल के ना, थोड़ा हम आपको बताएंगे वो कुछ होता है. लेकिन आगे बताएंगे. अच्छा मेथड बताएंगे आपको, ऑक्सीडाइजिंग वो मेथड. अब देखो, ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन. कहा गया है कि उनको कार्बन नहीं रिड्यूस कर पाता. सो ऑक्सीडाइज. लिखिए oxides of highly reactive metal have strong bonds. सर उनके सोनोरस मतलब जो गूंज की आवाज पैदा करें, गुंजन. have so इस सब आई नहीं गुंजन आने वाली. आएगी, जो अब आ जाएगी. ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल have मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद, किसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे? विद ऑक्सीजन. सर आपके That पेपर में is- लड़कियां ज्यादा आ रही है. हाँ आएंगी. सर ये समझा दीजिएगा एक बार. Na2O और साथ में अरे लिखा है. K2O. मतलब उनकी एफिनिटी किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ. Affinity क्या होता है सर? एफिनिटी का मतलब दे आर लविंग. सो ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग, ये जो भी है आपने देखा, खुले में रख दो. मैं ऑक्सीजन काट के दिखाया था, देखते देखते टार्निश हो गया. ऑक्सीजन कैसे काटते हैं? सोडियम काटते ही चमक रहा था, देखते देखते टार्निश हो गया. सही है ना सर? सर ऑक्सीजन मत काटो अभी. दैट इज दे हैव स्ट्रॉन्ग. सो इतना काटो. इसलिए these are not reduced by carbon. तो मतलब क्या है ये? मतलब अगर मैं Na2O है हाँ. और उसकी ऑक्सीजन के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और मैं कहूँ कि कार्बन से तुम रिएक्शन कर लो हाँ. और Na अलग हो जाओ, तो वो कहता हूँ मैं अलग नहीं होऊंगा, मेरी इसके साथ बहुत अच्छी बनती है. ओके. They have so these, तो क्या रिडक्शन हो पाएगा? This reaction is not possible. सर क्यों नहीं होगा तो बताना. क्योंकि ऐसा करने के लिए जो हमारी थर्मोमेट्रलर्जी चाहिए, थर्मल एंथैल्पी, हीट की बहुत जरूरत किसकी है. बॉन्डिंग किससे अच्छी है? इससे अच्छी बॉन्डिंग है इसकी. Na और O की अच्छी है ना? ये जो है बेटर पॉजिटिव है हाँ. और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली है और ये बीच में साझे वाला है. साझे वाला से नहीं बनाएगा. एक अच्छा राजा और एक अच्छा भिखारी, उनके बीच हमेशा एक अच्छा बॉन्ड बनता है. जैसे NaCl समुद्र में 70, मतलब आप समझिए 70% है. हाँ सर 99 का तरीका. समझ आई बात कि नहीं? सो देयर ऑक्साइड्स कैन नॉट बी, इसलिए रिड्यूस किए जा सकते हैं, रिड्यूस्ड बाय कार्बन. अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा तो आप गलती पर हैं. अगर आपने ये सोच रखा है कि ZnO की तरह ये भी
ऐसा कुछ कर देगा सर ये तो रिएक्ट ही नहीं होगा। तो ये रिएक्ट ही नहीं होगा, यहाँ हो जा रहा है यहाँ नहीं होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ये एफिनिटी है इसके साथ इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और कार्बन चाहे उसको हटा के कि हमें दे दो, कहेगा मैं क्या दे दो, मुझे अगर तुम तोड़ना चाहते हो तो बहुत सारा बल लगाओ, तुम्हें 800 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी होगी यदि तुम मुझे तोड़ना चाहते हो। सर, ये कार्बन समझ इतनी लगा नहीं में आने पाएगा। वाला। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टूटते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम चाहो, ये NaCl है, NaCl नमक है, तुम्हारे घर में खड़ा नमक होगा, अब कोयले में रख दो, कोयले में कितना भी रख दो नमक नमक ही रहेगा। और फिर तुम 10 साल बाद भी निकालोगे तो क्या वो Cl को अलग कर पाएगा? नहीं अलग कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या आपने उसे दी? नहीं दी। सर लेकिन जिंक कैसे रिएक्ट कर लेगा? ऐसे ही Na है, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है कार्बन के लिए। तो कार्बन इनको अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं दे पाएगा, तो इसलिए उसे अलग नहीं कर पाएगा। सर तो जिंक को कैसे अलग करेगा? जिंक को जिंक को कर देगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसको तोड़ने के लिए काफी है। जिंक वेरी लेस रिएक्टिव है, उतना ज्यादा नहीं, वो मीडियम अब रिएक्टिव। इसीलिए होता है। ये मीडियम रिएक्टिविटी है, हाईली रिएक्टिविटी का है। तो ये वो पहले हाई बता देते सर, अच्छे से सर एक बार ई फिर से समझाओ। ई का मतलब है कि हाईली रिएक्टिव ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैव हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन। उनका ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन इजिली, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। सो कार्बन फेल्स टू रिड्यूस, रिडक्शन करना चाहिए ना इसको, कि ऑक्सीजन हमें दे दो तो खुद रिड्यूस हो जाओ। सो कार्बन फेल्स टू रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। पर Zn इतना हाईली नहीं होता तो हो जाता। मीडियम रिएक्टिविटी का तो ले लेता है और इसके साथ ही बॉन्ड बना लेता है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसको तोड़ने में कामयाब रहती है। वो कह रहा है हमें 800 जूल दो, जबकि इसके बनने में 200 किलो जूल ही निकल रही है, तो 800 दे पाएगा? नहीं। अब इसको तोड़ने के लिए 100 किलो जूल चाहिए, और इसमें और 200 इसमें बन रही है 200, तो कह रहा है एक बनूंगा तो 2 को तोड़ूंगा। तो सर बस यही है कि इसलिए नहीं तोड़ सर पाता। आपने रिएक्शन रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ लिखना क्या ई पार्ट में? कि सो ये सब कुछ नहीं लिखना, ये छोड़ सकते हो, ओके बस आप ये लिख देना, इसलिए कार्बन के द्वारा ये रिड्यूस नहीं होते। चलो आगे देखो 13। फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड? तो सर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो मेटल कैसा चाहिए? सर हाईली रिएक्टिव। फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। सर ये N2O क्या? ऑफ हाई रिएक्टिविटी अच्छा ये and salt of reactivity less reactive metals. are required. Salt solution भी लिख लो, of less reactive metals are required. Like Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, और Zn क्या है? या Cu से ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टेंट और रिएक्टिव अब देखें, और रिएक्टिविटी मतलब हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, या मोर रिएक्टिव मेटल एंड सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव। Salt solution. हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स आर रिक्वायर्ड, तभी वो रिएक्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इन सभी में देखो सर एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा क्या है? सर देखो एल्यूमिनियम। सर लिक्वा सरनाका मगर एल्यूमिनियम। फीकड़ को लिखवा सर ना का मगल मंजन मग अल Aluminium. मन जन सर सीकड़ कोनी हाँ। Zn कैसा आ गया? अरे तो अच्छा, सबसे Zn पहले पे टिक एल, होगा। एल पे भी फिर है। जन मंजन कर फीकड़ पीकड़ को नी
Sun, paper, P Y तो पेगा आई को सर भकुआई तो मतलब गाग बरतो पेह गाग एजी बरतो तो बट कल ओफ अब आप इसी में मिला सर, ये, लें जिंक के बाद क्या आएगा भकुआई तो और मतलब क्या CO होता है देखो BH2CU भाकुआइटो। नहीं सर आपने मीनिंग भी बताया था एक बार मुझे। अगर बेटा पी कर इधर उधर बकवास करे तो उसे पटको और ऑफ कर दो फिर जेल चले जाओ। और फिर गाग पुलिस बटो। अब वाले देखो को भी दया देगी तो बोलते हैं हमारा में भी कोड चिपका। CU और फिर उसके बाद एयू AU। अब देखें 15 सर NX आप ये सब बनाते डैश कैसे का मतलब क्या है? बना याद करना है। जब तुम्हें MSc करनी पड़ेगी तो तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा सर हमारे हिस्से की मेहनत आपने करी है ना। तो एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मेटल्स PQRS। जरा इसमें देखो बुक का ही डैश क्वेश्चन का मतलब क्या है? कि वहाँ फिल कर, वहाँ कोई रिएक्शन वहाँ फिल करो, पॉसिबल है। नहीं वहाँ फिल करो अगर हो सकती है, नहीं तो क्रॉस लगा दो। देखो सर तो 14 में कितने लिखना सर है? पहला हाँ। सर पहला CU हो सकता है। PQRS है, लिखिए AgNO3 में हाँ सर वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर। चेक करते हैं FeSO4 और साथ में MgSO4। इसमें क्या कह रहा है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इसके साथ नहीं हो रही, ये P इन तीनों P के साथ सबसे छोटा है, मतलब सबसे मतलब कम है। किसी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा। सर हमें बॉक्स बनाना होगा, देखो सीधा लिख देंगे ना। और इसका मतलब है, और इसके साथ डैश है, इसका मतलब ये Ag ही है। Ag भला AgNO3 के साथ क्या करे, सिल्वर में सिल्वर है नाइट्रेट डाल दो कुछ होगा। नहीं। अच्छा अब अगले की बात सर HG भी हो सकता है सर, सर, मैं कह रहा हूँ सर HG भी हो सकता है। सर क्यों, बॉक्स बनाना है हमें टेस्ट में भी। इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। हाँ सर बनाना है बॉक्स हमें। नहीं आप समझ लो फिर बता देंगे। इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसको जरा देखो, सर एक बात बोलो ना सर, अभी HG भी तो हो सकता है Right. सर। ये बोलो लेड के साथ करेगा कुछ, ना नहीं। और लेड बताओ सिल्वर को कर देगा, कर ही देगा, देख लो। हाँ कर देगा, इधर है इधर नीचे। ये लेड है और ये रहा सिल्वर, कर ही देगा। और FeSO4 को भी कर देगा, कर देगा जो लेड है नहीं उसके आगे भी तो FeSO4 है सिर्फ। सर तो हाँ, नहीं सर, है यहाँ पे तो नो वही तो कह रिएक्शन रहा था है। हाँ 2+ वाला दिया है ना, ओके हाँ। 2+ वाले को सर, नहीं करेगा। magnesium को भी Fe3SO4 नहीं Fe2SO4 होल थ्राइस होता तो फेरिक को कर कर देगा, फेरिक को कर देगा, फेरस को नहीं। MgNO3 को ना। ना करेगा, लेड से ऊपर है Mg तो क्यों करेगा। तो अच्छा। सर क्या होगा? सर इसमें करना क्या है? सुनो जरा, अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे ये किया था वही करना है। तो हमें PQRS के अच्छा नाम बताओ से- पहले ने क्या किसी को रिप्लेस नहीं किया, नहीं और लेड किसको कर पाया। ये Lead इसका बस मतलब एक ही डैश का मतलब वो लेडी है, लेडी है हाँ हाँ, सर। तो वो सिल्वर को कर पाया। हाँ अब तीसरा देखो, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम है ये। लेड को डिस्प्लेस कर Fe दिया, को फिर। आयरन को कर दिया। Mg अब बोलो Mg को क्या करेगा। नहीं करेगा तो MG होगा सर ये। अच्छा चौथा देखो, सिल्वर को कर दिया, सर ये वाला आयरन है या हाँ, ये लेड को देखिए। किया, आयरन को भला आयरन करता है, है, आयरन। और आयरन का सवाल ही नहीं होता MgSO4 को कर पाए। तो बोलो सबसे Mg Mg यानी R लिखो। उसके बाद अरे असेंडिंग में करना है ना सर, अच्छा तो B होगा ना सबसे P पहले। Q P S से R बड़ा Q क्यों Q होगा? Q Q क्यों फिर Q S? SR फिर R S फिर R। बस इतना ही सर ना? एक बार नाम भी लिख दो सर, क्या क्या थे मैं भूल गया, पी क्या था, क्यू क्या जो था। डैश है वही है, ये नाम हम ऐसा नहीं लिख सकते, PQ ऐसा परमिशन नहीं है। हो सकता है बस कि मैं इतना ही ये पढ़ना ही है। सुन लो, जो Ag को इन तीनों को नहीं कर पाया और Ag के साथ डैश है, तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ये यही है, सिल्वर है, वरना सिल्वर के अलावा नीचे का भी कोई हो सकता है। हाँ तो सर 15 में क्या लिखे, बस ये असेंडिंग PQSR। PQSR PQSR PQSR। सर बस सर हम 15 से स्टार्ट करते हैं। सर पेपर पकड़ा दो सर एक मिनट, सर 15 से हम ऐसे बोल देना कि PA सर, तो PQSR हो गया। और सर ये क्यों सर आप निमोनिक्स जम के बनाते हो, कोई फेल नहीं कर सकता सर आपको निमोनिक्स में। यही तो भगवान की देन है।
BAQ So BAQ. अभी सर बताते ट्यूशन के बाद चलो बताया हो गया वो हम पानी की बात